हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम लोग अपना ACCA SBR का नया चैप्टर चालू करेंगे, नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है लीजेस। लीजेस जो है लेटेस्ट IFRS है, IFRS 16। ठीक है, IFRS 15 जैसे 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स होता है, ऐसे ही IFRS 16 लीजेस का है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है कंपैरेटिवली काफ़ी न्यू स्टैंडर्ड है, और अगर आपने पहले चीज़ें पढ़ी है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है ना। बट ये स्टैंडर्ड जो है अभी जैसे SBR में जो अपन पढ़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड F7 में भी था, और F7 में भी नया स्टैंडर्ड ही था IFRS 16। तो वैसे बात करें तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें पढ़ना क्या है अपन को, आइडेंटिफाइंग अ लीज, लीज अकाउंटिंग, लेसर अकाउंटिंग और सेल्स एंड लीज बैक। ये लेसी अकाउंटिंग, लेसी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, लेसर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, और सेल्स एंड लीज बैक लास्ट टॉपिक रहेगा। और डेफिनेशन के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लीज है भी या नहीं, वो भी इसमें पढ़ेंगे। जैसे SBR के अंदर ही स्टार्टिंग में लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर वॉज ऑल्सो एग्जामिन्ड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने लिख दिया विद द एक्सेप्शन ऑफ द लेसर अकाउंटिंग। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेसर अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और कई बार कंपनीज जो है लीज लाइबिलिटी को कम करके दिखाना चाहती है, इसलिए ये ऑडिट रिस्क का भी पॉइंट होता है, जिसको अपन ऑडिट के अंदर भी देखते हैं। तो मतलब ये चैप्टर जो है आपने थोड़ा सा F7 में भी पढ़ रखा है और ऑडिट के अंदर भी काम में आता है, लेकिन हम तो ऐसा मानेंगे कि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि वही एक तो मेन बात क्या है कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारों ने एग्जम्पशंस क्लेम कर रखी है। ठीक है, तो एग्जम्पशंस क्लेम करने की वजह से जो है, जैसे कई लोगों के तो F9 तक पूरे पेपर एग्जम्प्ट हैं, तो इस वजह से उन्होंने F7 बिल्कुल पेपर ही नहीं पढ़ा आज तक। कॉलेज लेवल पे पढ़ा होगा, वो भी इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते कॉलेज के अंदर, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लीज बताइए, लीज मतलब क्या होता है? ठीक है, लीज मतलब जो है एक तरीके से राइट टू यूज द असेट्स होता है। जब भी हम लीज पे कोई असेट्स लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम असेट्स को यूज करने का राइट ले रहे हैं, सिंपल भाषा में बात करें तो। ठीक है, क्या हम लीज पे कोई असेट्स लेते हैं? क्या आपने कभी देखा है लीज पे लेते हुए असेट्स को? बिल्कुल, जैसे मान लो हम लोग शोरूम्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी मेन रोड पे गए, आपने देखा कि कोई कार का डीलर है। ठीक है, तो उसका खुद का वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसने किराए पे ले रखी है किसी से। तो वो किराए पे लेना क्या है? बेसिकली एक लीज है ना। एग्रीमेंट होता है 4 साल के लिए ये शोरूम रेंट पे लिया गया है, 5 साल के लिए लिया गया है, 10 साल के लिए लिया गया है। ठीक है, या फिर कई बार आप देखेंगे व्हीकल्स, गाड़ियां भी लीज पे ली जाती है। ठीक है, आप कभी जैसे देखिए कार्स होती है, ट्रक्स होते हैं। ठीक है, इनको 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के लिए भी लीज पे लोग बाग लेते हैं। क्लियर? तो लीज कोई ऐसा टर्म नहीं है जो रियल मार्केट में, प्रैक्टिकल मार्केट में देखने को नहीं मिलता। मतलब ये क्या है, एक बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है, नॉर्मली मिलता है देखने को। आप शॉप्स देखिए, फैक्ट्रीज देखिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी में ज़्यादा ये लीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और व्हीकल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टीज के अंदर लीज आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आप कह सकते हो कि आपने कोई किराए पे कोई असेट्स लिए, तो उसे अपन बोल रहे हैं लीज। ठीक है, अच्छा, अब ज़्यादा इस पे जाने के बजाय कि अपन लीज का टर्म मीनिंग समझें कि लीज होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लीज है या नहीं है। ठीक है, इस पे अपन अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते, और हम पढ़ते हैं पहले लेसी की अकाउंटिंग क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं, जो मेन मुद्दा है लेसी की अकाउंटिंग। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, जो SBR लेवल की बात करें तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में किस लेवल के क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, किस टॉपिक्स पे। तो देखो, स्टैंडर्ड नया है, ज़्यादा क्वेश्चन तो अवेलेबल है नहीं, बट लेसी की अकाउंटिंग पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, लेसर की अकाउंटिंग पे अभी तक एक भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। सेल्स एंड लीज बैक पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है, एक डेफिनेशन पे है आइडेंटिफाइंग अ लीज, और एक
दो क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आए हुए हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन बिल्कुल ग्राउंड पे जाके बिल्कुल बेसिक्स पे पूछे हुए हैं कि जो पुराना स्टैंडर्ड है और नया स्टैंडर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों चेंज किया गया स्टैंडर्ड को, ठीक है ना, क्यों IFRS 16 लाना पड़ा हमें, और पुराने स्टैंडर्ड में नए स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, और उसकी वजह से हमारी बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर, P&L के अंदर और रेशोज कैलकुलेट करते समय क्या डिफरेंस आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग एग्जाम किट के भी क्वेश्चंस साथ के साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं लेसी की अकाउंटिंग की बात करता हूं, ठीक है। लेसी की अकाउंटिंग जैसे आपने अगर F7 में भी देखा हो, तो सबसे पहले हम लोग जो भी लीज रेंटल्स पे करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने 3 साल के लिए कोई एसेट्स लीज पे ली, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीज रेंटल पे करेंगे हर साल। जैसे यहाँ पे कोई लीज रेंटल पे करा, यहाँ पे कोई लीज रेंटल पे करा, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, ये सेकंड ईयर का एंड हो गया, ये थर्ड ईयर का एंड हो गया, ठीक है। और आज हमने एसेट्स लीज पे ली है, इस पॉइंट पे आके हमने लीज पे ली है एसेट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो 3 साल है, 3 साल को क्या बोलते हैं, 3 साल को बोलते हैं बेसिकली लीज टर्म। क्या नाम देते हैं, लीज टर्म नाम देते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है कभी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब चीजें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे अपन हमेशा करते हैं। तो ये 3 साल एग्जाम्पल है, 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के अंदर जो इंसेप्शन ऑफ लीज होती है, ये इंसेप्शन है लीज का बेसिकली, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है लीज, तो हम सबसे पहले लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लीज लाइबिलिटी क्या होती है सर, लीज लाइबिलिटी मतलब जो भी हम लोग लीज रेंटल पे करेंगे कभी भी, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख का लीज रेंटल पे करना है, सेकंड ईयर के एंड में 1 लाख का, और थर्ड ईयर के एंड में भी 1 लाख का लीज रेंटल पे करना है। तो हम लोग इस प्रेजेंट, इस ये जो फ्यूचर लीज रेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स निकाल लो, ठीक है। ये जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई पीवी फैक्टर चाहिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप लीज के एग्रीमेंट में देखो, लीज के एग्रीमेंट में देखो होता क्या है कि जब भी कोई एसेट्स लीज पे ली जाती है तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट के अंदर आप चेक करो कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है क्या, ठीक है। उस अगर वो रेट अवेलेबल है तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली IRR है एक तरीके से, ये आप ये चेक कर लो। अगर आपको लीज एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चेक करो कि लेसी जो है, लेसी कौन होता है, जो लीज लेता है, लीज पे जो असेट्स लेता है। आपने टर्म सुने होंगे, बहुत फेमस टर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है लेसर और एक होता है लेसी, ठीक है। लेसर वो जो असेट्स लीज पे दे रहा है, ठीक है, जिसकी वो असेट्स ओरिजिनली थी, जिसने वो परचेज कर रखी थी असेट्स, और लेसी वो जो असेट्स लीज पे लेता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लेसी की अकाउंटिंग जो मेन रहती है, सबसे ज़्यादा लेसी की अकाउंटिंग पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर पूछते हैं तो लेसी की अकाउंटिंग मतलब कि जिसने असेट्स लीज पे ली है। जैसे आपने प्रॉपर्टी किराए पे ली तो आप कौन हो, लेसी हो। तो चेक करो कि लेसी अगर मार्केट में कोई कैपिटल रेस करे, मतलब कोई अमाउंट फंड रेस करे, ठीक है, तो उसकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, तो वो पीवी फैक्टर बन जाएगा, जिसे आप कह सकते हो सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल भाषा में, ठीक है। ये टर्म आपने सुने होंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मतलब पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर क्या होता है, लीज एग्रीमेंट में
लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप वो चेक करो कि लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वही हम पीवी फैक्टर लेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो लैसी की खुद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, अगर लैसी फंड रेस करने जाए मार्केट में तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट आप निकाल लो, ठीक है। और क्या है, और इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट कैसे, देखो हो सकता है कि लीज रेंटल क्या है, फिक्स है। जैसे यहां पे मैंने आपको बोल दिया कि लीज रेंटल हर साल जो लेसी है उसको 1 लाख का रेंट पे करना है। ध्यान से सुनना, ये 1 लाख का रेंट पे करना है तो इसे क्या बोलते हैं, ये फिक्स रेंटल है, ठीक है। ये क्या हुआ, फिक्स्ड रेंटल हो गया। तो इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। लेकिन हो सकता है कि वेरिएबल भी हो कुछ, ठीक है, वेरिएबल भी लीज पेमेंट हो, लीज रेंटल हो। सर वेरिएबल लीज रेंटल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। बट किसे हम यहां पे वेरिएबल कह रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर IFRS 16 के अंदर किसे वेरिएबल बोला जा रहा है, वेरिएबल लीज रेंटल उसे बोला जा रहा है जो लीज रेंटल किसी इंडेक्स पे डिपेंड हो, ठीक है। जैसे मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है। आपने नाम सुना है कभी सीपीआई? सीपीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जैसे इंडिया में भी सीपीआई के डेटा आते रहते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट निकालती रहती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शायद सीएसओ। तो सीएसओ सीपीआई का डेटा निकालती है। उसी तरीके से कोई भी निकाले, हमें कोई मतलब नहीं, आप तो सिंपल क्या हो कि गवर्नमेंट सीपीआई का डेटा निकाल रही है। क्या होता है सीपीआई, ये महंगाई जो परसेंटेज में हर साल चेंज होती है, ठीक है ना, उसके बारे में डेटा देती है कि 10% महंगाई दर चल रही है, 12%, आप देखते होंगे ना कभी कभार आती रहती है। तो ऐसे यूएस में भी होता है, यूएस में भी सीपीआई का डेटा निकलता है, यूके में भी सीपीआई का डेटा निकलता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई शेयर मार्केट का इंडेक्स हो सकता है, शेयर मार्केट का इंडेक्स जैसे इंडिया में क्या है, सेंसेक्स। बाहर हो सकता है जैसे सपोज डाउ जोन्स या नेस्डेक, ये सब शेयर मार्केट के इंडेक्स होते हैं। तो कोई सा भी इंडेक्स पे बेस अगर पेमेंट है, इंडेक्स के ऊपर बेस अगर कोई लीज पेमेंट है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट। तो एक तो हम क्या लेंगे, फिक्स लीज रेंटल ले लेंगे और एक वेरिएबल लीज पेमेंट लेंगे। वेरिएबल लीज पेमेंट जो है, ठीक है, उसका हमें एस्टिमेट लेना होता है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग लीज लाइबिलिटी कब निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में, आज जब हम ये लीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक्चुअल फिगर तो पता नहीं कि एक्चुअल में महंगाई कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में केवल एक एस्टिमेट ही तो लगा सकते हैं। भाई हम ज्योतिषी तो है नहीं, भविष्य तो एग्जैक्टली देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक एस्टिमेट ही तो लगा सकते हैं कि क्या वेरिएबल होगा लीज पेमेंट। चलो एक बार सोच के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला कि फर्स्ट ईयर के अंदर 20,000, ठीक है, और सेकेंड ईयर के अंदर 25,000 और थर्ड ईयर के अंदर भी 25,000। ये किसके बेसिस पे निकाला हमने, ये इंडेक्स के बेसिस पे निकाला। तो इंडेक्स के बेसिस पे जब अपन निकाल रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट, ठीक है। केवल उसी को ही लेना है और उसी को ही आप वेरिएबल लीज पेमेंट बोलेंगे। वैसे होता क्या है कि लीज पेमेंट वेरिएबल और भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्टैंडर्ड में जिसको वेरिएबल बोला जा रहा है उसी को ही आप कंसीडर करोगे लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हो सकता है कि जिससे हमने असेट्स लीज पे ली है, ठीक है, भाई लीज रेंटल तो किसी भी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, मार्केट में तो 100 तरीके हैं चीजों कैलकुलेट करने के। तो जिससे हमने असेट्स लीज पे लिए वो कह रहा है कि 1 लाख तो आप रेंट हर साल फिक्स दे देना, ठीक है। और पता है वो क्या कहता है, और वो कहता है कि आप है ना ऐसा करना कि मेरे को प्रोडक्शन के बेसिस पे आप लीज रेंट दे देना। मतलब आप 500 पर यूनिट के हिसाब से भी लीज रेंटल आप पे करोगे, जितना आप प्रोड्यूस करोगे,
जितना आपका आउटपुट होगा, ठीक है, आप 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से भी मेरे को लीज रेंटल पे करोगे। रुपए मान लो, डॉलर मान लो, पाउंड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में जो देगा वो मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे आके हम सोच सकते हैं ना कि कितना कितना प्रोडक्शन होगा। हमने कहा फर्स्ट ईयर में जो है 1000 यूनिट्स है, सेकेंड ईयर में 800 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, थर्ड ईयर में 1300 यूनिट प्रोडक्शन होगा। तो क्या मैं इसको भी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे एक एस्टिमेट निकल जाएगा अपने पास, है ना भाई, इतने यूनिट्स हो गए और पर यूनिट वो 500 चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इतना अमाउंट हर साल निकल जाएगा अपना, निकलने को तो निकल सकता है, एस्टिमेट लगा सकते हैं, बट नहीं लेना है। लीज लाइबिलिटी में क्या लेना है, ध्यान से सुन लो। लीज लाइबिलिटी में वेरिएबल लीज पेमेंट लेना है। वेरिएबल मतलब हर वेरिएबल को नहीं उठा के ले लेना है। वेरिएबल मतलब वही लीज पेमेंट लेना है जो किसी इंडेक्स पे बेस्ड हो। तो सर अगर ऐसा लीज ऐसा भी हो तो ये वाला जो अगर अमाउंट है तो इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे क्या? इसको इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल नहीं कहेंगे। और अगर ऐसा लीज एग्रीमेंट में लिखा है कि ये भी पे करना है लेसी को, तो इसको हम लोग लीज लाइबिलिटी में कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर हम जब पे करेंगे तो इसको हम लोग सीधा P&L में चार्ज कर देंगे जिस टाइम पे करेंगे। मतलब एक तरीके से इसको आप, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट समझाओ पीरियड कॉस्ट का। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो जिस साल में इनकर्ड होती है, ठीक है, वो उसी साल में P&L में चार्ज हो जाती है, ठीक है। सिंपल बात ये है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो कॉस्ट अगर आप पे भी कर रहे हो तो पहली बात तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल माना नहीं जाएगा, और इसको आप P&L में क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना जब भी आप पे करो। अभी लीज लाइबिलिटी में इसका कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग केवल वेरिएबल लीज पेमेंट किसे कह रहे हैं? जो बेसिकली किसी इंडेक्स पे बेस्ड हो। देखो जैसे आप ये क्या लिखा है, IF लीज लाइबिलिटी इनिशियल मेजरमेंट कैसे करना है। द लीज लाइबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट, जो अभी तक पे नहीं करे हैं। इसमें क्या क्या आएगा? फिक्स पेमेंट जैसे 1 लाख पर एनम या पर मंथ, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल पेमेंट दैट डिपेंड ऑन एनी इंडेक्स, ठीक है ना, और आपको वो एस्टिमेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, जब ये आएगा तो मैं आपको और दिखा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कापलान है तो इसने डिटेल इतना अच्छे से नहीं दे रखी होती है, हालांकि बाकी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है इतना डिटेल के अंदर, बट फिर भी मेरी तो ड्यूटी आपको पूरा बताने की। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये ऐसे जो लीज रेंटल है, जो जैसे मैंने बताया कोई और वेरिएबल लीज रेंटल है अदर देन जो इंडेक्स पे बेस्ड है, उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं बोलूं कि हमारे लेसर जो है उसने हमें बोला है कि जितनी भी सेल्स हो उसका 1% और आपको लीज रेंटल पे करना पड़ेगा। 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, साथ में ये भी देना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट है क्या? होगा, वेरिएबल लीज पेमेंट हो सकता है, बट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं है। तो मैं इसको लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते समय इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं ये पे करूंगा एक्चुअल में, तब मैं इसको सीधा सीधा P&L में डाल दूंगा। समझ में आया? तो सर ये बाकी 1 लाख का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ये तो अपन अभी समझ ही रहे हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लीज लाइबिलिटी बुक करेंगे, साथ में एक असेट्स बुक करेंगे, अभी समझते हैं। इसका तो ट्रीटमेंट मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते समय, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज लेनी है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ये क्या होता है? बोल रहा है कि अब क्या क्या ले लिया बताओ अपन ने? एक तो फिक्स लीज पेमेंट ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया जो इंडेक्स पे बेस है। एक रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, अगर आपको ये पे करना है, ठीक है, इसमें कुछ आपको अमाउंट पे करना है, तो इसको भी आप लोग इंक्लूड करोगे। ऑब्वियसली सबकी प्रेजेंट वैल्यू ही इंक्लूड कर रहे हैं। सर ये क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं RVG। ध्यान सुनना,
कई बार क्या होता है कि जो लेसर है ना, लेसर लेसी के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा देता है। कंडीशंस बोल देता है कि लेसर देखो अपनी असेट्स दे रहा है लेसी को, तो लेसर बोल देता है कि देखो तुम यूज तो करो इस असेट्स को, है ना, यूज तो करना ही है तुम्हें, ये तुम्हारा राइट है, लेसर बोल रहा है लेसी को, लेकिन इस असेट्स का यूज कैसा होना चाहिए, फेयर यूसेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे लेसर ने अगर लेसी को असेट्स दी सपोज 3 साल के लिए, तो जब लेसी लौटाएगा इस असेट्स को, तो ऐसा नहीं हो कि वो असेट्स किसी काम की ना रहे, ठीक है ना, बिल्कुल खराब कंडीशन में लौटाए। लेसी ने जब इस्तेमाल करी उस असेट्स को, लेसी ने सोचा चलो मैं 3 साल तक इस्तेमाल करता हूं, अब मैं किराया तो दे ही रहा हूं, तो उसको पूरा इस असेट्स का जूस निकाल देता हूं। ठीक है, बिल्कुल अपने हिसाब से कैसे भी करके, गंदे संदे तरीके से, बहुत ही ज्यादा रफ तरीके से चला के इसको यूज करके, ठीक है, और फिर लास्ट में लौटा दूंगा क्योंकि मैं तो किराया पे कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लेसर लेसी को क्या बोल देता है कि देख भाई ये असेट्स आज इतने की है, ठीक है ना, आज मैं जब तेरे को दे रहा हूं इतनी वैल्यू है इसकी, और 3 साल बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तू जब इस असेट्स को फेयर यूज करेगा, मतलब अच्छे से यूज करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस असेट्स की इतनी वैल्यू रहेगी। सपोज आज इस असेट्स की 10 लाख वैल्यू है, तो 3 साल बाद इस असेट्स की वैल्यू 6 लाख हो जाएगी, है ना। अगर कोई नॉर्मली इस्तेमाल करे 3 साल तक, तो इस असेट्स की वैल्यू सपोज 6 लाख हो जानी चाहिए। अगर इससे कम रही तो देख ले तेरे को डिफरेंस पे करना पड़ेगा। अब सपोज लेसी ने इस असेट्स को पूरा जम के यूज किया, है ना, और गंदे तरीके से यूज किया, और इस असेट्स की वैल्यू 3 साल बाद जो है वो वैल्यू चेक करी तो 4 लाख बची, रहनी कितनी चाहिए थी, 6 लाख। तो अब 2 लाख यहां पे जो है लेसी को पे करने पड़ेंगे, है ना। यहां पे लेसी को पे करने पड़ेंगे। ये एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया लेसी के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने एसेट्स को ढंग से यूज नहीं किया। तो इस 6 लाख को बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा और भी ज्यादा। आप कभी बाइक से कभी घूमने गए हो कहीं पे, जैसे मान लो आप है ना अपने यहाँ पे है पूरा जम्मू कश्मीर है, और ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, ठीक है, इनमें लोग बाइक लेके जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है। तो मैं स्पीति लेके गया था बाइक एक बार, यही बात है 2022 की बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, चंडीगढ़ से हमने बाइक किराए पे ली। तो जयपुर से चंडीगढ़ ट्रेन में चले गए, और चंडीगढ़ से हमने बाइक किराए पे ली, और चंडीगढ़ से बाइक लेने के बाद जब हमने बाइक ली उधर से, तब हम बाइक से पूरा स्पीति का टूर करके वापस से उसको बाइक को 14 डेज के अंदर, 14 डेज या 12, 13, 14 दिन थे, ठीक है, तो उसमें जाके उसको रिटर्न कर दी जिसकी बाइक थी। तो उन्होंने हमसे क्या बनवाया, जो बाइक का ओनर था, ठीक है, जिसका काम ही क्या था किराए पे देना, तो उसने हमसे एक लीज एग्रीमेंट पे साइन करवाया, ठीक है ना। मैंने ही साइन किए थे, है ना, मैं लेसी हूं, वो लेसर है, और उन्होंने बोल दिया देखो बाइक है, चलानी तो है ही, आप 14 दिन तक एग्रीमेंट कर रहे हो, बाइक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक को चलाना है, बाइक को गिराना नहीं है, ठीक है। अगर बाइक गिरेगी, उसमें एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा, तो नुकसान की भरपाई आप करोगे, ठीक है। बट नॉर्मल बाइक चली, ठीक है, बाइक गंदी भी होगी, 12-14 दिन के लिए बाइक चल रही है, उसमें ऑयल भी जो है वो खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एकदम से बहुत लंबा सफर तय करेगी, नॉर्मल वियर एंड टीयर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ज्यादा उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुआ, बाइक के अंदर लॉस हुआ, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी मतलब ये अमाउंट होता है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से गए, शांति से आए, एक भी बार बाइक नहीं गिरी, टचवुड, ठीक है ना, और आराम से आके उनको लास्ट में सुपुर्द कर दी बाइक, मतलब वापस से लौटा दी। क्लियर, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप देख रहे हो बाइक्स वगैरह भी लीज पे ली जाती है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका एग्रीमेंट भी दिखाऊंगा, एग्रीमेंट भी होता है उन लोगों का,
ठीक है, वो पूरा साइन करवाते हैं, पूरा रिटर्न में होता है अच्छे से। चलो, तो ये हमें क्या है, ये सर कैसे निकालना पड़ता है, ये भी बेसिकली एक एस्टिमेट होता है। हम लोग आज ही जो है लेसी आज ही क्या करता है, जब असेट्स लेता है तो चेक करता है कि क्या 3 साल बाद जब बाइक लौटाएगा, जब असेट्स लौटाएगा कोई से भी, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या उसकी वैल्यू गिर जाएगी क्या ज्यादा, तो उसे पे करने पड़ेंगे क्या, तो अगर पे करने पड़ेंगे तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शन टू परचेज द असेट्स दैट आर रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्सरसाइज्ड। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सबकी लीज लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली आज, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इधर इसी पॉइंट में, जैसे आरवीजी निकाल लिया हमने, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, क्या परचेज ऑप्शन भी है क्या उस असेट्स पे, ठीक है। जैसे 3 साल बाद मान लो वो शोरूम है, ठीक है, हमने शोरूम लीज रेंट पे लिया है, एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, ताकि हम लोग उसको क्या करेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको लौटा देंगे। लेकिन उसमें एक परचेज ऑप्शन भी है। लेसर ने कहा अगर चाहो तो आप इस असेट्स को परचेज भी कर लेना, 3 साल बाद हम आपको ऑप्शन देते हैं। और आपको अभी लगता है, आज लगता है कि यार जो असेट्स है ना मैं परचेज ही करूंगा, 3 साल बाद मैं खाली नहीं करना चाहता, वापस लौटाना नहीं चाहता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको दिखता है कि फ्यूचर अच्छा है इस असेट्स का, ठीक है। या फिर आप उस असेट्स के अंदर आज ऐसे मॉडिफिकेशंस करवाते हो कि आपको लगता है कि ऐसा मॉडिफिकेशन कराना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए परचेज ऑप्शन को भी मैं जो है एक्सपेक्टेड है कि एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा, तो इसको भी आप लीज लाइबिलिटी में आज इंक्लूड करोगे। ऑब्वियसली इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये सब चीजें प्रेजेंट वैल्यू पे निकलेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये पेमेंट भी आप एंड ऑफ द लीज टर्म करोगे, ये पेमेंट भी एंड ऑफ द लीज टर्म करोगे, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक ही लीज एग्रीमेंट में ये दोनों पेमेंट आ सकते हैं क्या, ये दोनों पेमेंट एक साथ आ सकते हैं क्या एक ही लीज एग्रीमेंट में? नहीं आएंगे। क्योंकि जब मान लो आपको लगता है अगर आप असेट्स को परचेज ही करोगे तो फिर आपको किसी और, फिर जो नुकसान है उसकी भरपाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है किसी और को। समझ गए मेरी बात? समझ गए होंगे नॉर्मल। भाई मेरे को लगता है कि मैं 12-14 दिन में बाइक इतनी अच्छी चला रहा हूं, है ना, चला के, और फिर लास्ट में मेरे को लगता है कि यार मैं परचेज ही कर लेता हूं, इसको खरीद ही लेता हूं। तो अगर मान लो कोई नुकसान भी हो गया तो फिर वो तो अब मेरे को ही भुगतना है ना, तो मैं उसके लिए पे थोड़ा करूंगा उस सामने वाली पार्टी को। क्लियर? तो परचेज ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? कभी भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर एक्सरसाइज करेंगे हमें लगता है आज, तो फिर हम इसको यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। इसको भी लीज लाइबिलिटी में इंक्लूड कर लेंगे। टर्मिनेशन पेनल्टीज हैं, अगर पेनल्टीज हैं और एक्सपेक्टेड है कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तो भी हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी के बारे में बता रहा है, व्हेन द लेसर इज प्रॉमिस दैट अंडरलाइंग असेट्स एट द एंड ऑफ द लीज टर्म विल नॉट बी वर्थ लेस देन द स्पेसिफाइड अमाउंट। मैंने रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का आपको एग्जांपल देके बता दिया। डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? जो रेट इम्प्लिसिट होगी लीज के अंदर, अगर ये नहीं मिलती आपको तो फिर आप जो भी आपकी बोरोइंग रेट है वो आप ले लो, ठीक है। अगर आप ऐसी असेट्स के लिए पैसा उठाते मार्केट में परचेज करने के लिए तो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। आपकी सिंपल बात करो तो ये एक तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई, सिंपल बिल्कुल बात करें तो, ठीक है ना। वरना सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देनी है कि लीज एग्रीमेंट में ही अगर कोई रेट इम्प्लिसिट है तो वो ले लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो ये बेसिक बातें हैं, और जब अपन करेंगे क्वेश्चन तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अच्छा, तो एक तरफ मैंने क्या निकाल दिया बताओ? एक तरफ मैंने बोला कि पहले लेसी की अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले मैंने आपको लीज लायबिलिटी की बातें करी। तो बताओ लीज लायबिलिटी में क्या क्या लोगे? वापस बताओ। सबसे पहले तो फिक्स पेमेंट है, वो ले लो। सब प्रेजेंट वैल्यू पे लेना है तो मैं बार बार प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखूंगा, है ना। वेरिएबल पेमेंट है, तो वेरिएबल पेमेंट कौन से लेने हैं? जो केवल इंडेक्स पे बेस हैं वही वेरिएबल हैं, और हमारी नजर में कोई वेरिएबल नहीं है तो, है ना। अगर इनके अलावा भी कोई वेरिएबल है
ठीक है। इसके अलावा भी वेरिएबल, जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन पे बेस है, सेल्स पे बेस है, तो उसको हम वेरिएबल मानते नहीं है, तो वो जब इनकर्ड होंगे तब वो P&L में चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। अगर आपने F2 या फिर F5 पढ़ा है तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिंपल बता दिया, जब भी वो खर्च होंगे वो P&L में डाल देंगे। फिक्स पेमेंट ले लिया, वेरिएबल पेमेंट ले लिया, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ले लो। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, और परचेज ऑप्शन है असेट्स पे, तो वो भी इंक्लूड कर लो। कोई पेनल्टी है, जैसे मान लो आप बीच में लीस्ट जो है वो टर्मिनेट करोगे, ठीक है ना, टर्मिनेशन पेनल्टी, आपको लगता है कि मैं लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का है लेकिन 2 साल में ही आप टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर कोई वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसकी पेनल्टी को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब मिला के क्या बन गया, लीज लायबिलिटी बन गया। ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली तो क्या होता है, लीज लायबिलिटी आते ही आप एक एंट्री, जब ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकल जाएगी, तो एक एंट्री डाल सकते हो। क्या एंट्री डाल सकते हो, राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये एंट्री डाल सकते हो। ये राइट टू यूज द असेट्स को क्या बोलते हैं, ROU। ठीक है ना, द असेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट टू यूज असेट्स लिख दो। ठीक है, ROU। ठीक है, ROU असेट्स, कई लोग बोलते हैं ROU असेट्स, लेकिन आप राइट टू यूज ऑफ असेट्स या राइट टू यूज असेट्स लिख दो, सफिशिएंट है। ठीक है, टू लीज लायबिलिटी। अब बात आती है, सर ये राइट टू यूज जो है ये और ये लीज लायबिलिटी दोनों सेम रहते हैं क्या? कभी कभार सेम रहते हैं, कभी कभार अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने इन सब का टोटल किया, ये 5 लाख आया। ठीक है तो नॉर्मली तो ये सेम रहता है, बट कई बार क्या होता है, राइट टू यूज असेट्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है समझते हैं। तो सबसे पहले तो राइट टू यूज असेट्स के अंदर हम क्या लेते हैं, लीज लायबिलिटी लेते हैं। ये जो 5 लाख आ गया वो। अब इसके अलावा भी मान लो आपको कुछ पे करना है, जैसे मान लो आपको असेट्स में इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करनी है। अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हैंड टू हैंड पे कर दोगे आप, आज ही पे कर दोगे असेट्स इंस्टॉल करते ही, तो बेसिकली कोई लायबिलिटी थोड़िया है। ठीक है, तो ये आज ही पे हो गई तो फिर इसको इंक्लूड इधर करेंगे असेट्स की कॉस्ट के अंदर, बट आप लायबिलिटी के अंदर थोड़िया इंक्लूड करोगे। समझे बात को? या फिर मान लो आपने असेट्स पे कोई डाउन पेमेंट पे किया, किसी ने, अगर F7 पढ़ा हो तो आपको ध्यान आ रहा हो, तो लीज रेंटल हम लोग जब पे करते हैं तो वो ईयर के एंड में भी पे कर सकते हैं और ईयर के बिगिनिंग में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लीज रेंटल है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे पहले साल के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, ऐसे भी लीज रेंटल पे हो सकते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अगर लीज रेंटल पे हो रहा है तो बताओ, मतलब जब हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं, जब हम असेट्स लीज पे ले रहे हैं, उसी दिन हम पे कर रहे हैं, तो ये क्या आपकी लायबिलिटी है क्या? है, सोचो, आज ही पे कर रहे हैं, ये एक तरीके से इंस्टॉलेशन कॉस्ट की तरह है, आज ही पे कर दिया आपने, तो ये लायबिलिटी में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, लेकिन असेट्स की कॉस्ट में जरूर ऐड होगा, तो ये डाउन पेमेंट है। ठीक है ना, मतलब बिगिनिंग में हमने कोई पेमेंट किया, वो समझे बात को? और जब क्वेश्चंस आएंगे तब वापस से डील करेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो डाउन पेमेंट भी इंक्लूड कर दिया, और भी कोई कॉस्ट है तो इंक्लूड कर दो, या फिर कोई इंसेंटिव है। ठीक है, आपको लेसर ने असेट्स परचेज करते समय कोई इंसेंटिव दिया है। जैसे क्या होता है, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कई बार असेट्स लीज पे लेने पे आपको क्या देती है, इंसेंटिव देती है। जैसे आपने सुना है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये एक बेसिकली एरिया होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो फर्म्स हैं, एक्सपोर्ट्स जो कंपनीज हैं,
गवर्नमेंट बोलती है कि उनको आके वो आके इस्टेब्लिश्ड हों और उनको बहुत सारे हम बेनिफिट्स देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एक एरिया बनाती है जिसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपके सिटी में भी होगा, आप चेक करना, सेज, ठीक है। तो उनमें जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज होती है, जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो वो वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होती है। फिर गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे देती है उस एरिया में, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉपर्टी से जैसे रेंट तो लेगी, लेकिन उनको इंसेंटिव देती है, ठीक है। इंसेंटिव जैसे टैक्स का कोई बेनिफिट दे दिया या कुछ और इंसेंटिव दे दिया। नॉर्मली किराया 1 लाख होता है, बट आपको 10,000 20,000 का गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे दिया, ठीक है। तो कोई अगर आपको इंसेंटिव मिला है तो उसको क्या कर देंगे हम, कॉस्ट में से लेस कर देंगे। जैसे हम नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ग्रांट मिलती है तो असेट्स की कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही ट्रीटमेंट होगा। क्लियर। तो ये सब करके फिर आएगी लास्ट में क्या, राइट टू यूज द असेट्स। कई बार क्या होता है, ये लीज लाइबिलिटी जो निकल के आती है वही राइट टू यूज द असेट्स हो जाती है, अगर ये सब चीजें ना हो तो, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट या डाउन पेमेंट इंसेंटिव्स वगैरह नहीं है तो तब ये सेम रहता है, अगर ये है तो फिर अलग हो जाएगा, और क्या है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राइट टू यूज द असेट्स टू लीज लाइबिलिटी टू कैश। जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने अलग से पे करी तो क्या लिख देंगे, टू कैश और लिख देंगे, या फिर इंसेंटिव मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राइट टू यूज द असेट्स, ऐसे एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो राइट टू यूज द असेट्स कैसे निकालेंगे, राइट टू यूज द असेट्स मतलब पहले तो सबसे पहले लीज लाइबिलिटी में जो हमने अमाउंट निकाला, यहां पे जो अमाउंट निकाला था वो, ठीक है। फिर हमने जो लीज पेमेंट किया एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, किसकी कमेंसमेंट डेट से, लीज की कमेंसमेंट डेट पे हमने जो पेमेंट किया है उससे पहले पेमेंट किया, ये बेसिकली क्या है, डाउन पेमेंट है। तो उधर लाइबिलिटी में तो इंक्लूड नहीं होगा ये डाउन पेमेंट, बट यहां पे कॉस्ट में जरूर इंक्लूड हो जाएगा। या फिर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, कोई बेसिकली इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई असेट्स के ऊपर, तो वो आ जाएगी। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जैसे हमने बोला ये डाउन पेमेंट इंसेंटिव ये सब आ गया, और कोई ड्रॉल का खर्चा, प्रोविजन फॉर ड्रॉल। आपको याद है अपन ने IAS 16 और IAS 37, IAS 16 किसका था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और 37 किसका था, प्रोविजंस का। तो हम लोगों ने ड्रॉल का प्रोविजन बनाया था, हमने बोला था जब भी असेट्स, ये दोनों लिंक कैसे हैं ड्रॉल के प्रोविजन से, कि असेट्स तो आ जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 के अंदर, ठीक है ना, और प्रोविजन IAS 37, तो प्रोविजन बनाने की एंट्री PPE अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। असेट्स कहां पे चली गई, PPE 16 और प्रोविजन फॉर ड्रॉल 37। याद दिला देता हूं मैं आपको क्या था, यह है कि अगर हम जब असेट्स को लास्ट में डिसमेंटल करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस पे खर्चा होगा, तो उसको भी आपको यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सर, कैसे, जैसे मान लो जो लेसर है ना, उसने बोल दिया कि देखो 3 साल बाद, मान लो ये यहां पे लेते हैं एग्जांपल ऊपर, ठीक है, हमें ईयर एंड पे लीज रेंटल पे करना है और 3 साल का टर्म है। 3 साल बाद हमें असेट्स के अंदर जो भी हमने मान लो स्टार्टिंग में कुछ लेसी ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसको वापस से अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब कोई होटल इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है ना, अब किसी ने होटल लीज पे लिया, ठीक है, लेसर के पास तो एक लैंड थी, ठीक है, और लेसर ने उस लैंड को लेसी को दे दिया, लेसी ने उस पर बड़ा सा होटल बना दिया। होटल बनाने के लिए होटल के हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लगाया। लास्ट में ये तय हुआ है, स्टार्टिंग में ही तय हो गया था कि लेसी जब भी खाली करके जाएगा होटल, ठीक है ना, जब भी लीज टर्म एंड होगा, तो लेसर ने साफ साफ कह रखा है लेसी को कि भैया तेरे को ये ऐसा नहीं कि केवल ये होटल छोड़ के जाना है, ये पूरा तामझाम इसको समेट के जाना, और जो तूने
एक्स्ट्रा दीवारें वगैरह लगाई है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए, मेरे को तो पहले जैसी असेट चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं कि डीकमीशनिंग का खर्चा रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, डिसमेंटल कॉस्ट या फिर रिमूविंग कॉस्ट एज पर द कंडीशंस ऑफ द लीस्ट, है ना, जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सर अब आप एक क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का बनता है कि सर ये प्रोविजन फॉर ड्रॉल जो है ये लीज लाइबिलिटी में क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसको आपने राइट टू यूज ऑफ असेट्स में अलग से क्यों इंक्लूड किया। हो सकता है ना ये क्वेश्चन आपका, क्या कि सर ये प्रोविजन फॉर ड्रॉल जो है ये लीज लाइबिलिटी में क्यों नहीं किया, ये अलग से इधर आप राइट टू यूज द असेट्स में ले रहे हो, जबकि ये तो लाइबिलिटी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे भी निकालेंगे, प्रोविजन फॉर ड्रॉल बनेगी जब प्रेजेंट वैल्यू बनेगी निकलेगी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप IAS 16 या फिर IAS 37 में देखोगे तो वहां पे भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ही इंक्लूड किया था। तो अब बात आती है लीज लाइबिलिटी में क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखो ये इसका अलग से प्रोविजन बन रहा है, ठीक है ना, IAS 37 के हिसाब से। अगर आप मेरे से पूछो कि अगर इंस्टॉलेशन डीकमीशनिंग कॉस्ट इसकी एंट्री क्या हो रही है आज, है ना, आज हम क्या एंट्री कर रहे हैं इस असेट्स के अंदर, तो आज हम एंट्री कर रहे हैं राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल, समझे, ये एंट्री हो रही है, और लीज लाइबिलिटी तो अलग से आई। ठीक है, जैसे यहां पे लीज लाइबिलिटी मैंने बोला 5 लाख है और प्रोविजन फॉर ड्रॉल सपोज 1 लाख अलग से है, तो मैं इसके अंदर प्रोविजन फॉर ड्रॉल के अंदर इसको कंबाइन नहीं कर सकता कि लीज लाइबिलिटी के अंदर उसको छुपा के दिखा दूं, अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे। आई बात समझ में, इसलिए दोनों अलग अलग है। क्लियर, चलो बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो जैसे जैसे चीजें आती जाएगी वैसे वैसे और भी अपन देखते रहेंगे। सर लीज टर्म और बता दो, जैसे आपने बोला ये 3 साल, इसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, देखो और भी क्या हो सकता है, लीज टर्म में कुछ क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या लीज टर्म की क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, मैं आपको लीज टर्म के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं कि लीज टर्म क्या होता है। भाई लीज टर्म क्या काम में आएगा आपके स्टार्टिंग में, लीज टर्म ये काम में आएगा क्योंकि जब आप फिक्स पेमेंट वेरिएबल पेमेंट लोगे तो ये सब आपको किसके हिसाब से लेना है, पूरे लीज टर्म के हिसाब से लेना है। तो आपको जानना जरूरी है कि लीज टर्म होता क्या है। देखो एक तो होगा लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जैसे लेसर ने लेसी को असेट्स लीज पे दी, ठीक है ना, और टोटल बोला 3 साल के लिए लीज पे है, लेकिन लेसर ने यह भी बोल दिया लेसी को कि भैया 2 साल से पहले तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, 2 साल से पहले तो लीज टर्म बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो बात ही मत करना। ठीक है, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हो गया, 2 इयर्स। आई बात समझ में, हाँ, लेकिन ये भी बोल दिया कि हाँ चाहो तो तीसरे साल वाला पीरियड जो है वो आपके ऑप्शन पे है, आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लीज टर्म कितना होगा, लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो 2 इयर्स हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे कैंसिलेबल पीरियड, कैंसिलेबल पीरियड स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, ठीक है, कैंसिलेबल पीरियड 1 साल, लेकिन कब ऐड करना है कैंसिलेबल पीरियड को, इफ लेसी विल नॉट कैंसल। आज हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में देख रहे हैं, और लेसी को लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तीसरे साल भी इस असेट्स को ही लीज पे लेता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल फिर लीज पीरियड कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेसी को लगता है कि यार 2 साल बहुत है, ठीक है 2 साल ले लेंगे, लेसी को लगता है कि कैंसिल करेंगे, तो फिर लीज टर्म कितना रहेगा, 2 साल ही रहेगा। समझ में आए? तो मैंडेटरी पीरियड तो एज इट इज लेना है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। कैंसिलेबल पीरियड को कब इंक्लूड करना है, जब लेसी को लगता है, रीजनेबली सर्टेन है कि वो लीज जो है आगे उसको कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है,
ये बेसिकली ऑप्शनल पीरियड होता है। भाई मैंडेटरी तो ये हो ही गया ना, ये अलग से ऑप्शनल पीरियड है। और आपको क्या लगता है, आप कैंसिल नहीं करोगे, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ अलग से रिन्यूअल पीरियड भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लीज टर्म में ही लिखा है कि दोनों की सहमति से या फिर लेसी की सहमति से, लेसी चाहे तो इसको रिन्यू भी कर सकता है। और लेसी को सर्टेन है आज, मतलब स्टार्टिंग में ही सर्टेन है कि वो रिन्यू करेगा लीज टर्म को, ठीक है ना। तो जितना भी रिन्यूअल पीरियड होगा उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे लेसर ने लेसी को बोला कि भाई 3 साल का पीरियड है, ठीक है ना टोटल, उसमें कैंसिलेबल पीरियड भी हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी हो गया, 2 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड हो गया, 1 साल का कैंसिलेबल पीरियड हो गया। कैंसिलेबल पीरियड में जो लेसी है वो उसको लग रहा है कि मैं कैंसिल नहीं करूंगा, तो ये 1 साल इसने इंक्लूड कर लिया। इसके बाद ये तय हुआ है कि भाई 3 साल के बाद भी चाहें तो मान लो सपोज आप 2 साल का और रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये किसके ऑप्शन पे है, ये लेसी के ऑप्शन पे है। और लेसी को लगता है कि मैं रिन्यू करवाऊंगा, है ना, सर्टेन है आज, तो इसको भी आप इंक्लूड कर लो। तो ये लीज टर्म कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 साल का है तो फिर हम लोग जो लीज लाइबिलिटी 4-5 जो लीज लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे लीज रेंट है, ठीक है, वो सब चीजें फिर अपन को ये 5 ईयर के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जो असेट्स बुक कर रहे हैं, जैसे हम लोग असेट्स बुक करने की एंट्री क्या डाल रहे हैं आज, राइट टू यूज ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, तो ये टोटल 5 साल का इफेक्ट आ जाएगा फिर इसमें। तो लीज टर्म क्या होता है देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड राइट टू यूज द असेट्स, द लेसी मस्ट कंसीडर द लेंथ ऑफ द लीज टर्म। लीज टर्म में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड, फिर पीरियड कवर बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इफ रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया 3 साल के बाद लेसी के पास ऑप्शन है, ठीक है, और वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज होगा, ठीक है। पीरियड कवर बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ रीजनेबली सर्टेन नॉट टू बी एक्सरसाइज, ये मैंने बताया जो कैंसिलेबल पीरियड है। और लेसी को लगता है कि भाई वो कैंसिल नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा आराम से, ठीक है ना, वो तो असेट्स को लीज पे लेता रहेगा उस पीरियड में भी, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आया? बिल्कुल, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। तो ये होता है लीज टर्म। तो हम लोगों को कैसे अकाउंटिंग करनी है, करना क्या है बेसिकली अकाउंटिंग करते समय, हम लोगों को आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो लीज लाइबिलिटी बुक करनी है, ठीक है ना। एंट्री क्या होगी, राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ये अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि लीज लाइबिलिटी हो सकता है सेम हो राइट टू यूज द असेट्स के अलावा, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करी या डाउन पेमेंट पे करा तो टू कैश में आ जाएगा। कुछ प्रोविजन भी हो सकता है, ठीक है। IAS 37 के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया, ड्रॉल का प्रोविजन, ठीक है, तो ड्रॉल का प्रोविजन है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। आप सिंपल बोल दो कि डिसमेंटलिंग का खर्चा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्लियर। तो वो खर्चा भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये समझना कि लीज है ना बहुत कॉमन चीज होती है, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब मार्केट में आप जाएंगे ना तो आपको होटल्स वगैरह बहुत लीज पे मिलेंगे। अब हम एक बार हिमाचल गए थे, सोलन गए थे। सोलन आपने सुना होगा, मनाली से ऊपर आता है शायद, है ना, ठीक है। तो मनाली के बाद सोलन आता है। तो सोलन में हम एक होटल में रुके, तो मैंने उससे बात करी, तो वो जो होटल के ओनर थे, तो ओनर तो नहीं थे खैर, वो मैनेजर टाइप बोल सकते हो आप, उन्होंने लीज पे ले रखा था वो होटल। तो हमने पूछा भाई आपने कितने साल के लिए लीज पे ले रखा है, उन्होंने बोला 5 साल के लिए ले रखा है और हम हर साल इसको रिन्यू कराते रहते हैं आगे तक, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन चीज है ना। और वो लोग उस होटल पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खर्च कर देते हैं कि उनके लिए रिन्यू कराना ही फायदेमंद होता है,
ठीक है ना, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी हर साल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं, उस असेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर इतना खर्चा हो जाता है, वो सोचते हैं कि यार इसको रिन्यू करवाते रहें, आगे बढ़ाते रहें इसको, ठीक है ना, तभी हमारी कॉस्ट रिकवर होगी। वरना हम कहीं और फिर दूसरी जगह होटल लेंगे, फिर वापस से वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। तो ये जो लीज टर्म है ना, ये जैसे लिखा है पीरियड कवर बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट, तो वो टर्मिनेट नहीं करते नॉर्मली, और इवन एक्सटेंड कर देते हैं पीरियड को, क्योंकि उनको रीजनेबली सर्टेन होता है कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर क्या? चलो, वैसे ये सब चीजें क्या है, ये बेसिकली हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे ये सब चीजें चेंज भी हो जाती है, एस्टिमेट्स चेंज भी हो जाता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा बाद में समझेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया इसका। तो जैसे एंट्री क्या पास करी हमने, एंट्री बताई मैंने आपको, राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी टू कैश बैंक, इस तरीके से हमने एंट्री पास करी। फिर ईयर एंड पे क्या करेंगे, जैसे आज हमने एंट्री पास कर दी राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट, है ना, टू लीज लाइबिलिटी, जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो पे कर दिया हमने, या प्रोविजन बना दिया, ठीक है ना, जो डीकमीशनिंग खर्चा है उसका। अब इसके अलावा ईयर एंड पे हम लोग ये लीज लाइबिलिटी जो है, इस पे हम लोग फाइनेंस कॉस्ट बुक करेंगे, ठीक है, इस पे ब्याज बुक करेंगे। भाई आप समझना, लीज का जो एग्रीमेंट होता है ना, एक तरीके से लीज जो है ना, एक तरीके से फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। लीज क्या है, एक तरीके से फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। बस फर्क ये है कि हम असेट्स को खरीद नहीं रहे, बट हम लोग क्या ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई यहां पे भी हमें फाइनेंसिंग दिख रही है, यहां पे भी हमें एक तरीके से लोन दिख रहा है, तभी तो वो पूरा आपसे जो आगे तक का 4-5 साल का आपने जो लीज पीरियड लिया है, 3 साल 4-5 साल जो भी है, उन सबका आपको वो एक साथ लाइबिलिटी बुक करा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो हम लोग लोन लेके असेट्स परचेज करते, मान लो किराए का ये झंझट नहीं रखते, लोन लेते और असेट्स परचेज करते, तो क्या एंट्री पास करते, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन। सोचो, चलो बड़ी एंट्री पास कर लो, इसको खोल के एंट्री पास कर लो। पहले तो लोन ले लो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है, बैंक या कैश लोन ले लिया आपने। फिर असेट्स परचेज कर लो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नेट एंट्री क्या हुई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। तो ये आप लोन लेने की एंट्री कर रहे हो, लोन पे असेट्स लेते हो तो एंट्री पास कर रहे हो। ये लोन पे असेट्स लेके बेसिकली ये बोरोइंग है, और बोरो करके आपने असेट्स परचेज करी। तो स्टैंडर्ड बोलता है लीज भी एक तरीके से फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, ये भी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, तो ये भी फाइनेंसिंग है। आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन करते हो, या फिर आप ये बैंक से लोन लेके फिर असेट्स खरीदते हो, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है ना, तो यहां पे भी आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। अभी हम लीज की बातें कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो क्या एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करने की। सर इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप, करो, देखो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ईयर एंड पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। ये फाइनेंस कॉस्ट कहां जाएगी, ऑब्वियसली P&L में जाएगी, और फिर आप लीज लाइबिलिटी को पे करोगे। भाई आप रेंटल पे करोगे ना, ये रेंटल, लीज रेंटल पे करने की एंट्री है। और फिर ईयर एंड पे क्या करोगे आप, ईयर एंड पे ये सब ईयर एंड पे एंट्री हो रही है, ये दोनों एंट्री ईयर एंड पे। ये कब एंट्री हुई, ये वाली ROU असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी और टू कैश टू प्रोविजन, ये स्टार्टिंग में हुई, ये दोनों एंट्री ईयर एंड पे हो गई। फिर आप डेप्रिसिएशन लगा दो असेट्स पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ROU असेट्स अकाउंट, ये जो असेट्स है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट P&L में जाएगी और ये डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा। इसके लिए आप जैसे नॉर्मली आपने, अब तो आपने कई बार देख लिया, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। जैसे आपने
IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था, ठीक है ना, जब हम लाइबिलिटीज को अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाते थे, तो वैसे यहाँ पे भी अमोर्टाइज शेड्यूल बनेगा। ईयर्स 1 2 3 जो भी आपका बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, उसमें फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करोगे, फिर आप जो पे करोगे उसको लेस करेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऐसे निकलेगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। कैसे करेंगे सर ये, प्रैक्टिकल करके बताओ। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज करो। अगर आपने पहले पढ़ रखा था ये F7 में तो आपको लाइट लग रहा होगा, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको एकदम अलग लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है ही। चलो, थैंक यू।